हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी कांस्टेबल का जनरल हिंदी का प्रैक्टिस सेट तीसरा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, चूँकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों, व का जो उच्चारण स्थान है वह है दंतोष्ठ, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों, अगर हम ला की बात करें और सा की बात करें और दोस्तों ता वर्ग, ये दोस्तों किस में आता है? ये दंत वर्ग में आता है। ये दोस्तों ये जो है दंत में आता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगर हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ की बात करें तो ये किस में आता है? तो ये उस आता है दोस्तों ओष्ठ में। किस में आता है? ओष्ठ में। और ओष्ठ में कौन सा आता है? तो जो पा वर्ग है, जो पा वर्ग है ये भी ओष्ठ में आता है। अगला है ओ और औ। ओ और औ। ओ और औ किस में आता है? तो ये आता है दोस्तों कंठोष्ठ में। कंठोष्ठ में आता है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये सब आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो अगर हम इसको दोस्तों ध्यान से देखें, खाया होगा, तो इसमें हम लोगों को कन्फ्यूजन लग रहा है, यानी कि कोई कन्फर्म नहीं है कि राम ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। यानी कि ये भूतकाल में है लेकिन कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म नहीं है का मतलब कि ये जो है ये हमें संदिग्ध लग रहा है। संदिग्ध लग रहा है कि पता नहीं राम ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो राम ने खाना खा लिया होगा या तो नहीं खाया होगा। इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है। बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाएं जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। तो इसको हम लोग दोस्तों ध्यान से देखते हैं। तो एक जो है, एक के बाद कौन सा आएगा? तो दोस्तों एक के बाद एक तो नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। एक के बाद की भी नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। अब एक के बाद जो है लेकर भी नहीं आ सकता है, कोई वाक्य ही नहीं बनेगा अगर हम लेकर आएंगे, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब एक के बाद क्या आ जाएगा? भौगोलिक सीमा, यानी कि सबसे पहले वा आ जाएगा। अब वा के बाद देखते हैं क्या आएगा। तो एक भौगोलिक सीमा में, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना, एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। यानी कि इसका जो है वा के बाद क्या आएगा? वा के बाद इसमें जो है या आ जाएगा, यानी कि एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर यानी या के बाद ला आ जाएगा। फिर बचा क्या? रा बचा, तो लास्ट में रा आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वा या ला रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आविर्भाव का मतलब क्या होता है? आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना। क्या होता है? प्रकट होना, यानी कि आपकी नज़रों के सामने होना, वो होता है आविर्भाव। इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा तिरोभाव, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और तिरोभाव का मतलब होता है अदृश्य होना। क्या होता है? अदृश्य होना। हमारा अगला क्वेश्चन है, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो दोस्तों उन्मूलन का क्या मतलब होता है? किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना। क्या होता है? किसी चीज को जो है जड़ से खत्म कर देना, वही उन्मूलन होता है। इसका विपरीतार्थक हो जाएगा रोपण। रोपण का मतलब होता है किसी चीज को इस्टेब्लिश्ड करना, जैसे पौधा लगाना। पौधा लगाना मतलब रोपण करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें दोस्तों थोड़ा बहुत रूल होता है। अब इसमें रूल को हम लोग समझते हैं। जैसे दोस्तों कोई जो है या तो स्त्री हो या तो पुरुष हो, या तो स्त्रीलिंग हो या तो पुरुष लिंग हो, जब कोई किसी जो है संयोजक शब्द का आप लोगों ने सुना होगा, जैसे और हो गया, तथा हो गया, व हो गया, एवं हो गया, ये सब सारे जो शब्द हैं ये संयोजक शब्द हैं। संयोजक शब्द का मतलब ये जो है दो शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे इसमें संयोजक शब्द और लगा है, ठीक है, इसमें जो है संयोजक शब्द और लगा है, तो इसका हम लोग रूल समझते हैं। तो जब आप लोग किसी वाक्य में देखें कि कोई जो है दो कर्ता आए हों, यानी कि कोई दो कर्ता हो, वह चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे दोनों हो, और वह जो है संयोजक के साथ जुड़े हैं, संयोजक के साथ, संयोजक शब्द हम लोग आपको बता दिए हैं क्या क्या होता है, उससे जुड़े हों, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि उनका जो क्रिया होगी, उनकी जो क्रिया होगी वह बहुवचन में होगी, बहुवचन, ये जो है क्रिया है ये बहुवचन में है। और इसी के साथ में दोस्तों जो लिंग होगा वह पुल्लिंग में आएगा। क्या आएगा? पुल्लिंग में आएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जब कोई भी वाक्य में दो कर्ता हों और वे संयोजक शब्द से जुड़े हों, ऐसी स्थिति में उसकी जो क्रिया है वह बहुवचन में होगी और जो उसका लिंग है वह हमेशा जो है पुल्लिंग में होगा। तो इसको आप लोग देखते हैं, यहाँ देखिए बाघ और बकरी, ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया और ये संयोजक शब्द से जुड़ा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अब दोस्तों इसका यही उत्तर सही हो जाएगा। इसमें देखेंगे आप जो क्रिया है वह बहुवचन है और क्रिया बहुवचन है, इसी के साथ में जो लिंग है वह जो है पुल्लिंग है। इसी से संबंधित हमारा अगला भी क्वेश्चन है, जैसे एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। अब इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जब कोई दो या दो से अधिक करता हूं, वह चाहे स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं और पुल्लिंग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी, इस तरह से आ गया। इसमें दोस्तों कामा रहेगा, दो से अधिक जो है कर्ता होने चाहिए, इसमें कामा लगा रहेगा और लास्ट में जो है संयोजक शब्द होगा। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, इस कंडीशन में हमेशा आप लोग याद रखिएगा जो इसमें क्रिया होगी वह दोस्तों हमेशा जो है बहुवचन में होगी। किसमें होगी? बहुवचन में होगी। क्रिया जो है बहुवचन में होगी और जो लिंग होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, जो लिंग होगा, जो वाक्य में जो सबसे लास्ट वाला कर्ता आएगा उसके हिसाब से उसका लिंग तय होगा। अगर जो लास्ट वाला कर्ता है अगर स्त्रीलिंग है तो उस समय लिंग जो है स्त्रीलिंग होगा, और लास्ट में अगर पुल्लिंग है तो इसका जो लिंग होगा वह पुल्लिंग होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो है जो क्रिया है वह बहुवचन में तो है, लेकिन जो लिंग है वह पुल्लिंग में है, लेकिन स्त्रीलिंग में होना चाहिए। अगला क्या है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। तो दोस्तों इसका जो लिंग है वह तो स्त्रीलिंग है लास्ट के जैसा, लेकिन जो इसका जो है क्रिया है वह दोस्तों बहुवचन नहीं है, जबकि हम लोगों ने रूल में पढ़ा है कि क्रिया बहुवचन में होगी और लिंग जो है स्त्रीलिंग होगा। तो अगला देखते हैं, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। यानी कि अगर जो है श्रद्धा आ जाए या फिर दोस्तों आस्था आ जाए या दोस्तों विश्वास आ जाए, भक्ति आ जाए, ये सब सारे शब्दों के साथ जो है
कर्ता क्रिया का, करना क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, इसमें जो है रखना का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वीतरागी। वीतरागी जो होता है इसका मतलब जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो। अब इसमें दोस्तों एक आता है रागी। रागी का मतलब होता है दोस्तों, रागी का मतलब होता है किसी चीज को पाने की इच्छा, किसी चीज को पाने की इच्छा, किसी के प्रति जो मोह होता है, किसी के प्रति जो मोह होता है वह रागी होता है। एक और शब्द आता है दोस्तों वैराग्य। वैराग्य और एक जो है शब्द ये है वीतरागी। वीतरागी, इसमें दोनों में क्या फर्क है? तो वैराग्य का मतलब होता है दोस्तों ऐसा पुरुष, ऐसी स्त्री, यानी ऐसा इंसान जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई मोह नहीं है, वह अपने में जो है मस्त रहता है, ऐसे को दोस्तों वैरागी कहते हैं। वीतरागी का मतलब होता है दोस्तों ऐसा व्यक्ति जिसको किसी के प्रति मोह ना हो, किसी चीज को पाने की इच्छा ना हो, लेकिन अगर कोई चीज उसको मिल रही है, कोई चीज उसको मिल रही है तो उसको मना भी नहीं करना, उसको ले लेना, वो होता है वीतरागी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो जो कभी बूढ़ा ना हो यानी कि दोस्तों उसको कहते हैं अजर। अमर का मतलब होता है जो कभी मरे ना, जो हमेशा के लिए अमर हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेत का सही तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, घोटक का सही तद्भव क्या होगा? तो घोड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चौकी का तत्सम क्या होगा? तो दोस्तों चौकी का तत्सम होता है चतुष्पादिका, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सूचिका का तद्भव क्या होता है? तो दोस्तों सूचिका का तद्भव होता है सुई, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरित का तद्भव शब्द क्या है? तो दोस्तों त्वरित का जो तद्भव शब्द होता है वह ये दोनों होता है, तुरंत, यानी कि तुरंत अगर इस तरह से लिखा है तब भी सही होगा, इस तरह से लिखा है तब भी सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोगों को गद्यांश पढ़ के उसका आंसर देना है। हमने गद्यांश का रूल बताया है कि जब भी आप लोग गद्यांश से संबंधित आंसर किया करिए तो हमेशा आप लोग अपना जो दिमाग है उसको एक्स्ट्रा मत लगाइएगा। हमेशा से दोस्तों जो यह हमारा गद्यांश दिया गया है इसी से क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है, बाहर से हमें कोई भी शब्द नहीं जोड़ना है, नहीं तो हमारा जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। अब इससे संबंधित हमें आंसर करना है। तो इससे संबंधित हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, इस गद्यांश का मूल
कथ्य क्या है? तो दोस्तों इस गद्यांश का जो मूल कथ्य है वह क्या है? वह है निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निशस्त्रीकरण यानी कि अब दोस्तों ये दुनिया जो है इतनी भयंकर बन गई है, यानी कि आपस में इतना भय है कि अब अगर कहीं भी किसी के बीच में अगर युद्ध हुआ, बहुत युद्ध हुआ, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि वो जो है रूस और यूक्रेन। तो दोस्तों आने वाले समय में अगर ऐसे भी कोई युद्ध होते हैं तो वह बहुत भयंकर रूप ले लेंगे। इसमें जो है बहुत लोगों की जान जाएगी और संपत्ति का नुकसान होगा। तो इसका जो इस गद्यांश का जो मेन उद्देश्य है, ये कहना क्या चाह रहा है? तो निशस्त्रीकरण, यानी कि अब जो है इस शस्त्र के युद्ध को समाप्त किया जाए और जो है विश्व शांति जो है लाया जाए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जापान पर गिराए गए अणु बम ने दी है। जापान पर गिराए गए अणु बम के द्वारा ही जो रूस वगैरह हैं, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ये जो है सशस्त्र बनाने की ओर जो है अग्रसित हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पारस्परिक भय के कारण, यानी कि आपसी भय जो बना है, यानी कि एक दूसरे का भय बना है, इसीलिए दोस्तों यह जो है काम किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कानून के विरुद्ध हो। तो दोस्तों जो कानून के विरुद्ध हो उसको कहते हैं अवैध, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वैधानिक का मतलब होता है दोस्तों जो विधि के अनुसार हो। संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान के अनुसार हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो किसी के भी अनुसार ना हो वही जो है अवैध होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द चुनिए। तो दोस्तों इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? घनिष्ठ, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। और दोस्तों समुद्र में लगने वाली आग को दोस्तों बड़वानल कहते हैं। जहां लोगों का मिलन हो, तो दोस्तों जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सम्मिलन का मतलब होता है दोस्तों दो व्यक्तियों का आपस में मिलना जो है सम्मिलन कहलाता है। भीड़ का मतलब होता है दोस्तों बिना किसी जो है नियम के, यानी कि अनियमित रूप से जो भीड़ होती है उसी को दोस्तों भीड़ कहते हैं। यानी कि अनियमित रूप से जहां लोग इकट्ठा होते हैं उसी स्थिति को दोस्तों भीड़ कहते हैं। और मेला किसको कहते हैं? तो दोस्तों मेला जो मनोरंजन के उद्देश्य से भीड़ इकट्ठा होती है उसी को जो है मेला कहते हैं। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है पारितोषिक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों पुरस्कार जो होता है वह किसी कार्य के लिए दिया जाता है। कोई आपने सेवा की है, कोई कार्य किया है, उसके लिए आपको पुरस्कृत किया जाता है। उपहार का मतलब होता है दोस्तों अपने से बराबर या फिर अपने से छोटे को जो भेंट दी जाती है उसी को उपहार कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रणय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपर्युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कलंक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
शस्त्र क्या है? तो दोस्तों शस्त्र का मतलब क्या होता है? वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। अब बात आती है शस्त्र की, अस्त्र की। अस्त्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो फेंक कर मारा जाता है, जो फेंक कर मारा जाता है, जो हमारे महाभारत जैसे जो है, महाभारत में हुआ, रामायण हुआ, जो प्रयोग किया जाता था उसमें, जैसे ब्रह्मास्त्र हुआ, ये सब दोस्तों अस्त्र में आते हैं। तलवार वगैरह शस्त्र में आती हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो दोस्तों जो इया है, इया जो है स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम अगर पूछा जाए रूप या फिर उत्पत्ति, रूप या उत्पत्ति के आधार पर, या फिर पूछा जाए, अगला है प्रयोग, व्याकरण, व्याकरण के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो इन दो प्रकार के प्रश्न आपसे जो है पूछे जा सकते हैं सर्वनाम से संबंधित। अगर रूप या उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाता है कि सर्वनाम कितने होते हैं, तब आपको उस कंडीशन में आंसर देना है दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। और अगर प्रयोग या व्याकरण के आधार पर पूछा जाए तो उस कंडीशन में दोस्तों सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। और दोस्तों अगर नॉर्मल पूछता है इस तरीके से, कोई भी कुछ भी नहीं दिया है, रूप या उत्पत्ति के आधार पर नहीं दिया है या फिर प्रयोग के आधार पर नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में आपको जो है आंसर 6 लगाना है। और अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा है नॉर्मल और ऑप्शन में 6 नहीं है, 2 है, तो उस कंडीशन में आप 2 लगा सकते हैं। और अगर 2 और 6 दोनों है ऑप्शन में, तो उस कंडीशन में आपको 6 लगाना है। और बाकी अगर नाम दे दिया है कि रूप के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर, तब तो आप जो है आप कंफर्म जान ही जाएंगे कि कितने प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है? तो बुद्धिमान दोस्तों, बुद्धिमान हमेशा किसी जो है क्या होता है, किसी कर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे राम बुद्धिमान है, राम बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है, तो वह राम, ये सब जो है कर्ता है। और मीठा, मीठा भी दोस्तों हमेशा जो है कर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे मीठा फल, ठीक है। लेकिन जो दोस्तों तेज है, और ये दोस्तों पहले की अगर हम बात करें तो पहला दोस्तों यह जो है क्रमवाचक विशेषण है, ठीक है। ये जो है विशेषण है, क्रिया में आता ही नहीं है। तो अगर हम तेज की बात करें तो यह दोस्तों क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे राम जो है, इसको समझ लेते हैं, राम तेज दौड़ता है। अब इसमें दोस्तों तेज की बात करें, जो तेज है यह राम की विशेषता नहीं बता रहा है, यह जो है राम की विशेषता नहीं बता रहा है। इसमें राम जो है करता है, दौड़ना क्रिया है। ये जो तेज है वह दौड़ना का विशेषण बता रहा है, यानी कि राम दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो जो तेज है यह दोस्तों क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहायता। अब दोस्तों सहायता कहीं है, सहायता। अब दोस्तों पुस्तक को अगर हमको जो है बहुवचन में प्रयोग करना है तो हम लोग कह देंगे पुस्तकें। पौधे को बहुवचन में करना है तो कह देंगे पौधों या फिर पौधे। लड़का करना है तो लड़कों कह देंगे। लेकिन सहायता को सहायतों नहीं किया जा सकता है। यह सिर्फ जो है, चाहे शब्द में जो है बहुवचन हो, एक वचन हो, हर कंडीशन में दोस्तों सहायता ही लिखा जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूर्ध्व। भूर्ध्व का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? वो हो जाएगा भूधन ऊर्ध्व, यानी कि यहाँ जो है बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन रहा है, यानी कि इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों हथियाना में है नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जो सर्वनाम, संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर क्रिया में जो है प्रत्यय
प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। तो उसको जो है नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो अगर हम हथियाना की बात करें तो इसमें आना प्रत्यय लगाकर जो है इसको बनाया गया है। अब हम बात करते हैं लतियाना। क्या होता है? लतियाना। ये भी दोस्तों नाम धातु है, इसमें आना जो है ये जो है जोड़कर जो है इसको बनाया गया है। बतियाना, शर्माना, ये सब सारी चीज़ें दोस्तों नाम धातु में आएंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत्धन चारण, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का हिंदी का 37 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।